नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। विविध प्रकार के उदाहरण दूंगा, विविध प्रकार के शब्दों को बताऊंगा, उनके प्रयोग को बताऊंगा और क्रिया विशेषण के सारे भेद और उपभेद बिना परिभाषाओं में रटाए हुए बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। इतने भेद उपभेद तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। मतलब ये है कि मैं क्रिया विशेषण को भी कई भागों में पूरा करूंगा। तो आप प्रत्येक भाग देखें और आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर एक कंपटीशन में प्रश्न को हल करने का तरीका आए और आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को छोड़कर न आए। तो क्रिया विशेषण पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ और बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। तो एक बार देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने दो बातों का उल्लेख किया है जिसमें कुछ लोगों को क्रिया विशेषण को अव्यय मानने में शंकाएं हो सकती है। तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान होता है, जैसे अंत में, इतने पर, रात को। कई एक क्रिया विशेषणों में विभक्तियों के द्वारा रूपांतरण होता है, जैसे यहाँ का, कब से, आगे का। तो इसके कारण रूपांतरण होता है। इसके कारण कुछ लोग विभक्त्यंत शब्दों को क्रिया विशेषण के रूप में आते हुए भी अव्यय नहीं मानते। इस पर कामता प्रसाद गुरु तर्क देते हैं कि अगर कुछ एक विभक्त्यंत शब्दों का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो इससे ये कतई सिद्ध नहीं होता कि क्रिया विशेषण अविकारी नहीं होते, अव्यय नहीं होते। क्रिया विशेषण अव्यय ही होते हैं। इस पर उन्होंने उदाहरण दिया है संस्कृत का। इस सत्यम, सुखेन, बलात्। संस्कृत के इन शब्दों में भी तो विभक्तियां साथ आ रही है और संस्कृत में ये शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और अव्यय माने जाते हैं। तो हिंदी में भी विभक्त्यंत शब्दों को क्रिया विशेषण और अव्यय मानने में कहाँ दिक्कत आती है। यहाँ एक शब्द के बारे में थोड़ा बता दूँ। विभक्त्यंत शब्द आप समझ होंगे शायद, जिनके अंत में विभक्तियाँ होती है। ये शब्द बना है विभक्ति प्लस में अंत, विभक्ति प्लस अंत। तो ई और ए इनके योग से यण संधि में यह बन जाता है, यह। ठीक है। और ई यहाँ से निकला, ए के साथ संयोग किया तो तय आधा रह गया। तो विभक्त्यंत ये यण संधि का उदाहरण है। कभी संधि करवाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो विभक्त्यंत शब्द अगर क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं तो उनको अव्यय मानना चाहिए, ये कहना है कामता प्रसाद गुरु का। इसके साथ ही मैं एक बात और बताता हूँ। देखिए, क्या आपको पता है कि क्रिया विशेषण अविकारी होते हुए भी इनमें कुछ स्थानों पर परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे हलवा अच्छा पका है, खीर अच्छी पकी है, धोती अच्छी धुली है। और अगर यहाँ पायजामा शब्द लिखें तो पायजामा अच्छा धुला है, तो अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छी। चांद कैसा चमकता है, कैसा, चांद पुल्लिंग है, चांदनी स्त्रीलिंग है तो चांदनी कैसी लगती है। तो ये क्रिया विशेषण है और इनमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन संज्ञा पद के प्रभाव के कारण या थोड़े हल्के बलाघात के कारण ये परिवर्तन आ गया होगा। और अगर यूँ नहीं माने तो यूँ मान लीजिए कि ये अपवाद में है। तो ये विविध प्रकार के उदाहरण मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पेपर में किसी भी प्रकार का उलझाकर भी पूछा गया प्रश्न आप हल कर पाएँ। तो मैं सारे उदाहरण दूंगा, विविध प्रकार के भेद उपभेद बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा जरूर देखें। एक और वाक्य पर चर्चा कर लेते हैं। ये वाक्य देखें, पायल सुंदर गाना गाती है। और यहाँ रेखांकित हो सुंदर और पूछे कि ये शब्द क्या है, विकारी, अविकारी, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, सुंदर। तो यहाँ देखें, सुंदर गाना गाती है। तो गाने से पहले आ गया सुंदर, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। और विशेषण क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो अपना उत्तर ए है। ठीक है। अब अगर सुंदर की जगह गाना को रेखांकित कर दें
और पूछे ये क्या है, विकारी या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो गाना संज्ञा शब्द है और संज्ञा भी क्या होते हैं, विकारी होते हैं, तो विकारी शब्द है ये भी, विशेषण और संज्ञा दोनों विकारी है। अब एक बार इसका स्थान बदलते हैं, यहाँ से यहाँ ले आते हैं। पायल गाना सुंदर गाती है, तो सुंदर गाती है तो गाने से पहले आ गया, गाना क्रिया है, गाती है, तो ये क्रिया विशेषण बन गया और क्रिया विशेषण होते हैं अविकारी। और यहाँ गाना शब्द हटाई दें, सीधा ही लिखें पायल सुंदर गाती है, तो भी ये क्या है, गाने से पहले है सुंदर, तो क्रिया विशेषण है, ये अविकारी है। और अगर ये पहले ले आए तो सुंदर पायल गाती है, तो ये फिर विशेषण बन गया। ठीक है, तो कौन सा शब्द किस जगह आकर किस रूप में प्रयुक्त हो जाता है, ये उसका प्रयोग देखा जाता है। कभी कभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी विशेषण के रूप में या दूसरे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, भले ही वो मूल रूप से परिमाणवाचक हो। जैसे उदाहरण देखें, ऐसा सुंदर बालक, तो ये ऐसा शब्द, इतना सुंदर फूल, ये इतना शब्द, गाड़ी ऐसे धीरे चलती है मानो रेंगती हो, तो ऐसे, गाड़ी इतनी धीरे चलती है लगता है कि चल ही नहीं रही, तो ये ऐसे, इतनी, इतना, ऐसा, ये जो क्रिया विशेषण है ये रीतिवाचक है, लेकिन मूल रूप से ये परिमाणवाचक है। इस प्रकार शब्द देखे जाते हैं कि वो वाक्य में किस रूप में आया है, वहाँ से उसका पद परिचय शुरू होता है। चलिए अब अपने क्रिया विशेषण के भेद और उपभेदों पर चर्चा करते हैं। आपको एक बार डराऊं क्या, क्रिया विशेषण के भेद देखिए। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण निम्न आधारों पर करते हैं, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इनके भी उपभेद और हैं। स्थानवाचक को 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। कालवाचक को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, समय बोधक, अवधि बोधक और पौन्य पुण्यवाचक। अब ये नया ही शब्द आ गया, घबराइए नहीं, शब्दों से परेशान न हो, मैं इनके उदाहरण दूंगा, परिभाषा में नहीं बांधूंगा, आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा, तो आपके ये सारे शब्द आसान लगने लगेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिमाणवाचक भी 6 प्रकार के होते हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलनात्मक, इस तरह से। और रीतिवाचक भी 6 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक, अवधारणा बोधक। इन इतने सारे नामों से घबराए नहीं, ये इतने भेद और उपभेद तो हमें डराने के लिए नहीं होते, हमें सहायता पहुंचाने के लिए होते हैं, हमें उस टॉपिक को ज़्यादा क्लियर करवाने में ये सहायता देते हैं। खुद कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, क्रिया विशेषण की अधिक विवेचना करने के लिए या क्रिया विशेषण को ढंग से समझने के लिए उनको कई आधारों पर वर्गीकरण करके देखना चाहिए। क्योंकि हिंदी में ये क्रिया विशेषण यौगिक रूप में है, इसलिए केवल शब्द रूप से ही उनकी पहचान नहीं हो सकती। इसलिए विविध प्रकार के वर्गीकरण करके समझते हैं तो क्रिया विशेषण आसान हो जाता है समझना। जितने ज़्यादा भेद उपभेद होंगे, जितने ज़्यादा शब्द होंगे, जितने ज़्यादा वाक्यों में प्रयोग होंगे, उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ती जाती है और वो टॉपिक हमारे दिमाग में आता जाता है। फिर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम आसानी से हल कर लेते हैं। तो जितने ज़्यादा भेद हैं वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए सुगमता कर रहे हैं, घबराने के लिए नहीं है। क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द किस रूप में कहाँ कैसे प्रयुक्त होता है ये तो विविध उदाहरणों से समझ में आता है, विविध भेद करते हैं तभी समझ में आता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये 3 वाक्य देखें, आगे हमने जान लिया। इसमें आगे, मुनियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं हो, तो फिर ये आगे देखें, मुनियों के आगे। राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया,
तो ये 3 वाक्यों में आगे शब्द आया है और प्रत्येक में अलग अलग रूप में आया है। आगे हमने जान लिया तो ये क्रिया के बारे में है, आगे जान लिया तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। अब ये देखो, मुनियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो मुनियों के आगे ये संबंध बोधक है, संबंध बोधक दोनों अविकारी है। ये क्रिया विशेषण अविकारी है, ये संबंध बोधक अविकारी है। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ शब्द क्रिया विशेषण होते हैं और कई बार वही संबंध बोधक में काम आ जाते हैं। तो कैसे पहचाने, एक बार और बता देता हूँ। देखो, सीधा क्रिया से जुड़ा है, जान लिया, आगे जान लिया, तो सीधा क्रिया से जुड़ा तब तो क्रिया विशेषण है। और अगर सीधा क्रिया से नहीं जुड़ा, संज्ञा पद के साथ आया है, तो वो संबंध बोधक होता है। यही बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। संज्ञा शब्द से जुड़ा है, ये नहीं समझ में आ रहा तो सरल तरीका बता रहा हूँ एक बार समझने के लिए कि विभक्ति देख लें आप, मुनियों के आगे, तो विभक्ति के साथ जो क्रिया विशेषण आ जाते हैं ना, तो वो सीधा संज्ञा पद के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। और जो संज्ञा पद के साथ जुड़े हैं वो संबंध बोधक होते हैं, क्रिया विशेषण नहीं होते। ये पहचान है दोनों की, क्रिया विशेषण की और संबंध बोधक की। तो यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में है जो सीधा क्रिया से जुड़ा है, और ये संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा है। मुनियों के आगे प्राण और धन कोई चीज़ नहीं है, तो ये संज्ञा पद के साथ जुड़ने के कारण क्या है, संबंध बोधक है। ये समझ में आई बात है। और ये जो है ये संज्ञा के रूप में है। राजा ने ब्राह्मण को आगे से लिया, तो ये संज्ञा के रूप में यहाँ काम में आ रहा है। समझ आई बात। तो कौन सा शब्द किस रूप में कहाँ प्रयुक्त होता है, इसके लिए विस्तार से जानना जरूरी होता है, ताकि समझ बढ़ती है। और एक बार समझ बढ़ जाएगी तो फिर एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये वीडियो कई भागों में होगा क्रिया विशेषण वाला, आप सारे भाग देखते रहिए। आज तो मैं शुरू कर देता हूँ प्रयोग के आधार पर। देखें, क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, एक रूप के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो आज करते हैं प्रयोग के आधार पर। ये वाक्य देखें, हाय अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे वह सांप कहाँ गया। तो इसमें अब, जल्दी, कहाँ, ये अविकारी है और इनको साधारण अविकारी कहते हैं। साधारण अविकारी से मतलब है, अगर आप परिभाषा देखें तो इसका मतलब है कि वे क्रिया विशेषण जो वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब परिभाषा को छोड़ो, आप सीधी सी बात यह है, पहले चीज़ को समझ लिया करें, परिभाषा बाद में बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि वाक्य में स्वतंत्र आने का मतलब है कि एक बार इसको हटा के देख लो, वाक्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये स्वतंत्र है। कैसे, हाय मैं क्या करूं, तो जो वो कहना चाहती है या कहना चाहता है वो तो इतने से ही स्पष्ट हो गया, हाय मैं क्या करूं, तो ये शब्द स्वतंत्र है। ठीक है ना। आगे देखो, बेटा जल्दी आओ, तो उसको जो कहना है वो तो है आने के लिए कहना है, बेटा आओ। अब ये जल्दी सब जोड़ दिया साथ में, ठीक है। अरे वह सांप कहाँ गया, तो ये कहाँ भी एक बार हटाएं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, अरे वह सांप गया, तो इससे भी तो भाव प्रकट हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग में आते हैं, मतलब उसको हटा भी दें तो वाक्य टूटता नहीं है, तो उसको साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अब बात करते हैं संयोजक अविकारी शब्द की। संयोजक क्रिया विशेषण अविकारी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा तो यूँ है कि दो उपवाक्यों के साथ प्रयुक्त होता है, वह संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। सीधी सी बात है, परिभाषा मत रटें। ये देखें, संयोजक जोड़ने वाला, ठीक है ना, तो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। उपवाक्यों को जोड़ता है कैसे, जब रोताश्व ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। तो एक तो ये उपवाक्य हो गया, जब रोताश्व ही नहीं। दूसरा उपवाक्य है, मैं जीकर क्या करूंगी। तो इन दोनों को जोड़ते हुए जब का प्रयोग कर दिया गया है। दूसरा वाक्य देखें, जहां अभी समुद्र है वहां पर किसी समय जंगल था। तो दो उपवाक्य है, इनको जहां सबसे जोड़ा गया है।
तो ये संयोजक क्रिया विशेषण अविकारी है। ये मूल रूप से क्या है कि सर्वनाम से बनते हैं, जैसे जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, जितना, ये जो संबंध बोधक सर्वनाम है, संबंध बोधक सर्वनाम, उससे बने हैं ये, और उसी प्रकार ये उपवाक्यों के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? संयोजक वाला उपवाक्यों के बीच में आएगा। वेदों उपवेदों के रटने वाली प्रक्रिया में मत जाओ, शब्द को अलग अलग समझ लें। तो अनु पीछे या साथ में बद जुड़ा हुआ, तो ये देखें किस रूप में आते हैं। इन वाक्यों में देखें, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं, उसके आने भर की देर है, अब मैं भी वह बात पूछूंगा। तो ये जो शब्द हैं ये विशेष अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं, विशेष भाव दिखाए जा रहे हैं। तो विशेष अवधारणाओं से जुड़े शब्द होते हैं, उनको अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ गए? सीधी सी बात है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग वहाँ होता है, या अनुबद्ध क्रिया विशेषण वे होते हैं जो वाक्य में कोई विशेष अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं। अब अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं तो मुझे फिर से अवधारणा पर कुछ बोलना पड़ेगा, अवधारणा समझाना पड़ेगा। तो एक बार और उदाहरण से समझें। ये वाक्य देखें, यह काम राम कर सकता है, यह काम राम कर सकता है। इसका मतलब है कि ये काम राम में करने की सामर्थ्य है, बस। कोई दूसरा कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। वो तो इतना भर बता रहा है कि ये काम राम कर सकता है, बस इतनी जानकारी है। अब यहाँ एक शब्द रखता हूँ, यह काम राम ही कर सकता है, राम ही कर सकता है, इसका अर्थ अलग हो गया कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब यहाँ भी लगा कर देखो, यह काम राम भी कर सकता है, मतलब दूसरे तो कर ही सकते हैं, राम भी पीछे नहीं है, वह भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये ही भी, ये यूं ही नहीं आते, विशेष अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ विशेष अवधारणाओं वाले जो शब्द आते हैं वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण माने जाते हैं। तो, तक, भर, भी, ही आदि। अब मुझे बताइए, इन तीनों को समझने में कोई दिक्कत आई क्या? एक बार रिपीट करता हूँ जल्दी से। साधारण क्रिया विशेषण तो वो है जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, यानी उसको एक बार हटा के देखते हैं तो वाक्य ज़्यादा टूटता नहीं है। और संयोजक वो होता है जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है ना। और तीसरी बात अनुबद्ध, ये वो क्रिया विशेषण है जो विशेष अवधारणाओं को दिखाते हैं, कोई विशेष भाव उनके साथ बद्ध होते हैं, जुड़े रहते हैं ना। तो ऐसे शब्दों को पकड़ लें आप, तो अनुबद्ध, किसी चीज़ के साथ जुड़ा रहना है ना, तो कुछ भाव, कुछ अवधारणाएं जुड़ी रहती है, बस। समझ में आ गई बात है? तो कल और आगे बढ़ेंगे, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कैसे बांटते हैं उनको समझेंगे, बिना रटे समझने पर जोर देंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और मेरे वीडियो अपने छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, दोस्तों सभी को शेयर करें, उनका भी भला होगा और किसी के कंपटीशन में या कक्षा में आगे काम आएंगे। तो इसके लिए शेयर ज़रूर करें। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके YouTube चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।